का काम क्या है? डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल करंट। ध्यान रखना, स्मॉल करंट के लिए हम लोग मूविंग कॉइल यूज करेंगे, अगर लार्ज करंट है तो एमीटर यूज करेंगे। वो सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। प्रिंसिपल क्या था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का? करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सिर्फ डीसी में काम करेगा, एसी में काम नहीं करेगा। ध्यान रखना, एसी के लिए मना कर रहा हूँ। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? mv sin थीटा। थीटा को हम लोग क्या करना चाहते हैं? 90 रखना चाहते हैं। थीटा को 90 करने का मतलब है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर मैंने एक डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम को देखो। एग्जाम में पूछता है जो मैग्नेट यूज करा है वो फ्लैट है या कॉनकेव शेप है। कॉनकेव शेप बनाने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड हमारी रेडियल हो जाएगी, थीटा 90 हो जाएगा। ठीक है, जो हमने सिलेंडर यूज करा है तो सॉफ्ट आयरन का क्यों बनाया है? सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेट है। अगर सिलेंडर क्यों यूज करा है ये पूछते हैं, तो सिलेंडर इसलिए यूज करा है क्योंकि सिलेंडर से फील्ड क्या हो जाएगी? रेडियल और टॉर्क मैक्सिमम। अगर पूछेंगे सॉफ्ट आयरन का क्यों यूज करा है, क्योंकि ये फेरोमैग्नेट है। वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेट में क्या खास बात होती है? मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्सेंट्रेट कर देता है, 1000 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी टॉर्क उतना ज्यादा होगा। क्या इस सिलेंडर को हमने किसी वायर से हैंग कर रखा है? स्प्रिंग से, सही है, स्प्रिंग से हैंग कर रखा है। पॉइंटर सबको दिख रहा है? स्केल का 0 दिख रहा है? स्केल का 0 लेफ्ट या राइट में नहीं है, मिड पर है। ध्यान दिया, बोथ साइड रीड करेगा, राइट में भी रीड करेगा और लेफ्ट में भी रीड करेगा। तो मैंने यहाँ बताया दो टाइप, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? दो टाइप के टॉर्क होंगे, एक रिस्टोरिंग टॉर्क होगा और एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा। रिस्टोरिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड करता है? स्प्रिंग, जिसका फॉर्मूला है के फाई। फाई हमारा क्या है? एंगल, जितने एंगल से पॉइंटर डिफ्लेक्ट हुआ है। और के हमारा क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको हम टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। अगर टॉर्शनल कांस्टेंट की डेफिनेशन जानना चाहते हो तो टॉर्शनल कांस्टेंट मुझे क्या कहना चाहिए? टॉर्शनल कांस्टेंट मुझे बोलना चाहिए टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। जहां एंगल लिखा है ना वहां ब्रैकेट में ट्विस्ट भी लिख लो, कई बार बुक में ट्विस्ट भी कहता है। जितने एंगल से ट्विस्ट हुआ है उसको हम फाई कह रहे हैं। तो क्या मैंने ऐसा प्रूव कर दिया था आई एन ए बी इज इक्वल टू के फाई? यहाँ तक की बात बता दी थी, राइट। अब आज आगे इसी टॉपिक में नहीं डालना, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, इसकी डेफिनेशन पूछता है तो डेफिनेशन है इसकी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मतलब फाई अपॉन आई कहना चाह रहा हूं क्या? ठीक बात है। अब लास्ट क्लास में देखो क्या हमने ऐसा कुछ लिखा था, आई एन ए बी इक्वल टू के फाई, दिख रहा है? इक्विलिब्रियम में हमने एस्टेब्लिश करा था ये रिलेशन, तो फाई अपॉन आई किसके इक्वल दिख रहा है? एन ए बी बाई के, बिल्कुल सही, जिसको मैंने बी ए एन अपॉन के लिख दिया। इससे क्या फायदा होगा? क्या आसानी से याद हो जाएगा? बैंक, सही बात है। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मैंने बताया बैंक, बी ए एन अपॉन के। यूनिट क्या होनी चाहिए करंट सेंसिटिविटी की? एंगल को रेडियन में मेजर करेंगे और करंट को एम्पियर में, रेडियन पर एम्पियर, राइट। जैसे मैंने बोला करंट सेंसिटिविटी होती है, वैसे दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी, सिमिलर। तो इसकी डेफिनेशन मुझे क्या लिखनी चाहिए? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, सही बात है। डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज यानी फाई अपॉन वी। क्या इस वी को हम आई आर कह सकते हैं ओम्स लॉ से? तो फाई अपॉन आई क्या दिख रहा है मुझे?
IS, ठीक बात बोली। फाई अपॉन आई को मैंने करंट सेंसिटिविटी लिख दी। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था? बैंक। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या बन गया? बैंक में जो लोग जॉब करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बैंकर। ठीक बात है ना? तो क्या इससे फॉर्मूला है याद करने में हेल्प मिलेगी? करंट सेंसिटिविटी बैंक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी बैंकर है। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। क्यों? ये तो बना रहे जानबूझ कर बेटा कि याद हो जाए। बुक में ऐसी फॉर्म थोड़ी नहीं मिलेगी। निमोनिक से याद करना आसान हो जाता है ना, ये तो तरीके हैं याद करने के। एग्जाम में जब बैठोगे तब तुम्हें वो रिकॉल हो जाता है ना, करंट सेंसिटिविटी क्या थी? बैंक। तो BAN अपॉन के है, ध्यान रखना है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? बैंकर। और ये बहुत मेजर फॉर्मूले हैं या माइन्यूट हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं? इन फॉर्मूले में बहुत ज्यादा एम्फेसिस होता है या नेग्लेक्ट हो जाते हैं? नेग्लेक्ट हो जाते हैं। एग्जाम में आता है पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ से आ गया टॉपिक। इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि छोटे छोटे टॉपिक, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, हर चीज का आइडिया होना चाहिए, भले ही थोड़ा कम आइडिया हो। और मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें फॉर्मूले याद हो जाए, इस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जैसे लास्ट क्लास में वो बताया था, हेन अपॉन 4 पाई में बताया था, नहीं बताया था? बताया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका जब एग्जाम में बैठोगे तब तुम्हें याद आएगा कि हेल्प हो रही है, उससे हेल्प होती है बहुत। ये दोनों क्लियर हो गए? सबने नोट कर लिए? ठीक है, अब जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखना, ये 2 मार्क्स में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना। एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि मेजर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यूनिफॉर्म पेपर बनाते हैं, चाहे वो CBSE हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो। यूनिफॉर्म का मेरा मतलब है कि हर तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, वो बहुत छोटे फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और ज्यादातर लोगों का नेचर क्या होता है? इंपॉर्टेंट पढ़ने का, मेन मेन चीजें पढ़नी। मेन मेन चीजें पढ़ोगे तो 60-70% ही कवर होता है, 30% तो बहुत ही बेसिक पूछ लेते हैं। इसका मतलब जो भी बुक में दिया है वो तुमको आना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग दोबारा रिवाइज करेंगे, आई होप सबको पता है ना। हम लोग को टारगेट है नवंबर तक में कोर्स खत्म करना है, फिर दोबारा रिवीजन करेंगे। रिवीजन में मैं पूरा मॉड्यूल सॉल्व करवाऊंगा, तो अगर अभी करके रखा है तो उससे हम डाउट्स पूछना। करो मॉड्यूल को सॉल्व करो, उससे काफी फायदा मिलेगा। इंडियन के लिए डिफरेंस भी पता है कि कभी कभार मार्क नहीं मिलते इंडियन अपॉन एमपी सीबीएसई डिफरेंस अपॉन एमपी। डिफरेंस का कुछ और था यार, नहीं सही था। देख लेते हैं अभी बुक में। अगर VS की यूनिट लिखूंगा तो क्या लिखना चाहिए मुझे? रेडियन पर वोल्ट। अच्छा, डिवीजन बताया होगा, डिवीजन, ठीक है ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, डिवीजन पर एम्पियर, डिवीजन पर एम्पियर ऐसा भी कहते हैं। डिवीजन पर वोल्ट। जैसे मैं डिफ्लेक्शन को एंगल में मेजर करना चाह रहा था, इसलिए मैंने रेडियन लिखा था, उन्होंने नंबर में काउंटिंग कर दी, इसलिए डिवीजन लिखा है। दोनों ठीक है। एक बात और बता देता हूँ, उसको भी नोट में लिख लो, फिगर ऑफ मेरिट, ये एक्सपेरिमेंट में सिखाया जाएगा। फिगर ऑफ मेरिट, ध्यान दिया? फिगर ऑफ मेरिट मैंने क्या लिखा है? I अपॉन 5 करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। और करंट सेंसिटिविटी मैंने क्या बोला है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, उल्टा है देखो। तो फिगर ऑफ मेरिट एक्सपेरिमेंट में पूछ लेते हैं, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड वाला को एक्सपेरिमेंट करवाएंगे स्कूल में, देखना है। करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी में रिलेशन दिखा? क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, VS इज IS अपॉन R? नोटिस करा, I इंटू R नहीं है, ध्यान दो।
आई अपॉन आर है। वीएस का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वोल्टेज सेंसिटिविटी। आईएस का मतलब करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, जो ये नोट बता रहा हूँ ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है। एन हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है, राइट। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देंगे तो क्या नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करने से रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? अगर नंबर ऑफ टर्न्स डबल करोगे तो जितना ज्यादा बड़ा वायर लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है? पी ए एन अपॉन के। तो क्या इसमें रेजिस्टेंस आता है? नहीं, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स आता है। हमने एन को क्या कर दिया है, डबल। तो करंट सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? डबल। लॉजिकल। अब मैं चाहता हूँ वोल्टेज सेंसिटिविटी देखूं। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? वी एन अपॉन के आर। तो अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करा तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया है क्या? तो नोटिस करा, वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? सेम रहेगी। नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करने से रेजिस्टेंस डबल, करंट सेंसिटिविटी डबल, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम। आई होप फॉर्मूले समझ में आ गए सभी को। करंट सेंसिटिविटी इज बी ए एन अपॉन के एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी इज बी ए एन अपॉन के आर, जहाँ पे के कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर हो गया तो इस पे क्वेश्चन करा दूं। ठीक है, सब लोग अपनी एनसीईआरटी ओपन करो, एक्सरसाइज चैप्टर 4 की। लास्ट क्लास में चेक कर लो, मैंने 1 एम्पियर की डेफिनेशन करवा दी थी, राइट। अगर हम किसी स्प्रिंग में करंट फ्लो कराएंगे तो स्प्रिंग श्रिंक होगी या एक्सपैंड होगी? श्रिंक होगी, ये भी बता दिया था, राइट। तो अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, आता है एग्जाम में काफी। द मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2 है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। सारी वैल्यूज गिवन है। देखो नीचे ब्रैकेट में लिखा है स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर आइडेंटिकल फॉर 2 मीटर्स। यानी स्प्रिंग कांस्टेंट कैसा लेना है? सेम। डिटरमाइन रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। ध्यान देना, 1/2 पूछा है या 2/1? तो क्या करंट सेंसिटिविटी पता है हमें? क्या था फॉर्मूला? बी ए एन अपॉन के। परफेक्ट है। तो पहले 2 लिखना चाहिए या 1? 2। सही बात है। फिर क्या लिखेंगे? 1। क्या बन जाएगा? B1 A1 N1। मैंने के में K1 K2 क्यों नहीं लिखा? के सेम। सही बात है। क्या बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में? पुट करो, देखो कितना आता है। बाकी सारा डेटा गिवन है। तो मेरे हिसाब से तो काफी आसान क्वेश्चन है। बस फॉर्मूला याद रहे, बैंक करंट सेंसिटिविटी एंड बैंकर वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब खूब सारे क्वेश्चन बनाओ, जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना कॉन्सेप्ट रिटेन होता है और क्लियर भी होता है। एटलीस्ट टेक्स्ट बुक के तो सारे क्वेश्चंस बनाओ। और चैप्टर 1 2 3 4 के डेरिवेशन याद करो भाई। अब मैं एक टेस्ट ऐसा बनाऊंगा जिसमें सिर्फ सारी डेरिवेशन दूंगा, अभी तक जितनी भी डेरिवेशन कराएंगे। डेरिवेशन याद रहती है तो वो बेसिक है, उससे फिर
क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एग्जाम में, और डेरिवेशन भी आती है एग्जाम में, दोनों बातें। ठीक है, B2 गिवन है, B1 गिवन है, सारा डेटा गिवन है मेरे हिसाब से। वैल्यूज पुट करो और बताओ कितना आ रहा है। जल्दी सॉल्व करो। 1.4 1.4 परफेक्ट है। 7/5 बन रहा है ना, करके देखो सब लोग। 1.4 आ रहा है। 7/5 बन रहा है या 5/7? देखो 7/5। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इस बार क्या लिख दोगे? बैंकर अपॉन बैंकर। करो देखो कितना आता है। ऑर्डर ध्यान रखना, पहले 2 करना है फिर 1 करना है। सर 1 आ रहा है आंसर। बहुत बढ़िया, 1:1 आ जाएगा। वेरी गुड। और लोग करके देखो, 1:1 आ जाना चाहिए। सारी वैल्यूज गिवन है, बस पुट करो। और कैलकुलेशन भी बहुत मुश्किल नहीं, आराम से कट रहा है। देखो आसानी से कट रहा है सब। हो गया तो आगे बढ़े। कैलकुलेशन बट अपने हाथ से करो, जब तक कैलकुलेशन खुद नहीं करोगे एग्जाम में नहीं बनेगी। सॉल्व करो, कर नहीं आ रहा तो मैं करके दिखाऊं। मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 0.25 है, 0.5 है, कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा। रेजिस्टेंस भी देखो सिंपल रेशियो दिया है, 10 और 14, 5/7 बन जाएगा। एरिया का रेशियो ध्यान दो, एक 1.8 एक 3.6 कट जाएगा 2। तो कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी दी हुई है, आराम से होनी चाहिए। करके देखो 1:1 आ रहा है नहीं आ रहा। बुक में आंसर चेक करना पीछे क्या दिया है। 1:1 और फर्स्ट वाले का 1.4 ठीक है। अगर करेंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है। कॉपी में नहीं डालो। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है, स्मॉल या लार्ज। small और वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। मेजर पोटेंशियल डिफरेंस।
गैल्वेनोमीटर मैंने क्या लिखा है, मेजर स्मॉल डीसी, और वोल्ट मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर कौन सा अच्छा मानते हैं, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो या ज्यादा हो? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो। अगर इनफाइनाइट है फिर तो उसको हम आइडियल वोल्ट मीटर कहेंगे। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया नीड हाई रेजिस्टेंस। हम चाहते हैं वोल्ट मीटर ऐसा हो जिसका रेजिस्टेंस कम हो या बहुत ज्यादा हो? ज्यादा हो, ठीक है ना। अगर मैंने आइडियल वर्ड यूज करा, इसका मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मानेंगे। तो ध्यान दो, गैल्वेनोमीटर में मैं रेजिस्टेंस ज्यादा करना चाहता हूँ तो पैरेलल में लगाऊं या सीरीज में? ज्यादा करना चाहते हो तो सीरीज में, सही बात है। जो मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाया है आर, इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम या ज्यादा? ज्यादा, क्योंकि हम चाहते हैं रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए। ठीक है, बॉक्स के बाहर मैंने क्या लिख दिया है, वोल्ट मीटर। यानी वोल्ट मीटर एक्चुअली गैल्वेनोमीटर है विथ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक बात बोली। ये एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, न्यूमेरिकल आता है नॉर्मली एग्जाम में, ध्यान रखना। और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दो, दैट्स इट, वी विल गेट वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ऐसा चाहते हैं जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ वोल्टेज है वी, तो क्या वी को हम कह सकते हैं आई इंटू आर? तो यहाँ आई कौन है, आई जी, मतलब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग। और रेजिस्टेंस आर है या जी प्लस आर है? ठीक है, इससे तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे सारे। ये एक बेसिक बात ध्यान रखना, ओम्स लॉ लगा दिया मैंने, V इज इक्वल टू आई जी, ब्रैकेट में G प्लस आर। अगर तुम जानना चाहते हो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर तो कितना हो जाना चाहिए? कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है रेजिस्टेंस बताओ किसका, वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, G प्लस आर, सीरीज में। ठीक बात है, सीरीज में सीधा ऐड कर दो, G प्लस आर हो गया। इस पे मैंने बोला एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा। गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दो, दैट्स इट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला नहीं भी याद है कोई बात नहीं, ओम्स लॉ याद रखना है, V इज इक्वल टू आई इंटू जितना भी रेजिस्टेंस हो, टोटल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में G प्लस आर, जी मैं क्या लिखना चाहता हूँ, जी का मतलब मैं क्या लिखना चाहता हूँ, गैल्वेनोमीटर। और जी का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। जी का मतलब मैं लिखना चाहता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और आर का मतलब क्या लिखना चाहता हूँ, रेजिस्टेंस जो हमने सीरीज में लगाया है, लो वैल्यू या हाई वैल्यू। इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक्सरसाइज में देखो लास्ट में होगा क्वेश्चन नंबर 27 लग रहा है, सबको दिख रहा है 27? ठीक है, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 सब लोग रीड करो और बताओ 12 ओम क्या लग रहा है तुम लोगों को? कैपिटल जी कहता हूं मैं इसको, राइट। 3 मिली एम्पियर क्या लग रहा है, करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो इसको हम लोग सिंबल क्या देते हैं, आई जी। 0 टू 18 क्या लग रहा है, 0 टू 18 मतलब 18 वोल्ट तक मेजर करेगा, तो क्या ये वोल्टेज है? सही है। अब कॉपी में डायग्राम बनाओ, जब भी ये न्यूमेरिकल आएगा पहले डायग्राम बनाना। गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाओ, सबने डायग्राम बना लिया। अब उस डायग्राम को देख के फॉर्मूला याद आना चाहिए तुम लोगों को। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत आता है एग्जाम में। क्या था फॉर्मूला हमारा, V इक्वल टू आई जी G प्लस आर। बस जो जो वैल्यूज पता है डाल दो, जो जो वैल्यूज पता है पुट कर दो फॉर्मूले में।
वी क्या डालेंगे, 0 डालेंगे या 18 डालेंगे, 18 मैक्सिमम वैल्यू डालना। आई जी कितना है, हाँ बिल्कुल ठीक है, 3 × 10⁻³ राइट, मिलेगा -3, तो क्या 3/1000 कह सकता हूँ, जी 12 है। सॉल्व करके बताओ आर कितना है, आर कितना आ गया, मेरा आर आ रहा है 6000 - 12, तुम लोग देखो कितना आता है। क्वेश्चन था हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू वोल्ट मीटर, तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, बाय कनेक्टिंग 5988 ohm in series with galvanometer we will get desired voltmeter, पूरा लिखना पड़ेगा। we will connect 5988 ohm resistance in series with galvanometer to obtain desired voltmeter of range 0 to 18 volt, सीरीज में लगाना पड़ेगा, ये बात लिखना है एग्जाम में। अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, तब क्या लिखोगे, जी प्लस आर, तो 6000 आ जाएगा, ये बात भी ऐड कर लेना उसमें, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, तो 6000, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज 6000। आर अलग है और आर वी अलग है राइट, आर वी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कहना चाह रहा हूँ, जी प्लस आर, तुम्हें जी पता है और आर भी पता है, तो 6000 आना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, बस बेसिक बात दिमाग में एक ये रखो, वोल्ट मीटर का मतलब है गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाना है, दैट्स इट, ठीक है ना। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े सबको, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट इनटू एमीटर। तो एमीटर का काम क्या है, मेजर लार्ज डीसी, नोटिस करा, स्मॉल डीसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर, और लार्ज डीसी के लिए, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, वोल्ट मीटर का वेरी हाई, और एमीटर का वेरी लो। तब नोटिस करो, एमीटर हमें कैसा चाहिए, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो या बहुत कम, बहुत कम। अगर मैंने वर्ड यूज कर लिया आइडियल एमीटर, लिख लूँ यहाँ पर नोट में, अगर कभी न्यूमेरिकल्स में ऐसा बोलता है आइडियल एमीटर, इसका मतलब बहुत अच्छा मीटर है क्या, तो उसका रेजिस्टेंस कितना कंसीडर करोगे, 0, मिनिमम मतलब 0, नहीं 0। अगर मैं बोलता हूँ आइडियल वोल्ट मीटर, तब दिमाग में क्या आना चाहिए, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, अगर आइडियल वर्ड यूज करता है तब। आइडियल का मतलब प्रैक्टिकल है या हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल, प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आइडियल मीटर होगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना मानना है, 0, आइडियल वोल्ट मीटर है तो इनफिनिट, न्यूमेरिकल्स में काम आता है कॉन्सेप्ट। तो एक बेसिक आइडिया मैंने तुम्हारे दिमाग में क्या डाला, कि अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को क्या बनाना है, एमीटर, तो हम रेजिस्टेंस ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं या कम करने की, तो कम करने के लिए सीरीज या पैरेलल, इसलिए पैरेलल लगा दो, तो रट्टा है या लॉजिक है इसके पीछे, अगर रेजिस्टेंस कम करना है तो ऑब्वियस है पैरेलल में कनेक्ट करूं,
सबको पता है ना, पैरेलल लगाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इस रेजिस्टेंस को मैंने नाम दिया शंट रेजिस्टेंस। तो हम चाहते हैं शंट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो या बहुत कम? बहुत कम। वेरी लो रेजिस्टेंस। तो बस एक बेसिक अगर डायग्राम दिमाग में है तो बस बन जाएगा क्वेश्चन। और जो मैंने ब्लैक कलर का बॉक्स बनाया इसके बाहर क्या लिख दिया? एमीटर। तो बेसिकली एमीटर गैल्वेनोमीटर ही है क्या? बस पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया, लो रेजिस्टेंस। और ये टॉपिक मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी इस चैप्टर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, काफी ज्यादा पूछता है क्वेश्चन। क्या सबको करंट दिख रही है आई आते हुए? गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट गई? आई जी। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ पढ़ा है हमने, जंक्शन लॉ। तो बताओ ऊपर कितनी करंट जा रही है? आई माइनस आई जी। लॉजिकल बात लगी भाई, आई में से आई जी चलेगी गैल्वेनोमीटर में तो बची हुई जाएगी शंट में। शंट का मतलब मैंने क्या बोला है? पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया है जिसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, मैंने बोला जो भी करंट आई उसमें गैल्वेनोमीटर में कितनी गई? आई जी। तो बची कितनी? बस वो शंट से जाएगी। ठीक है ना। अब गैल्वेनोमीटर और शंट कैसे लग रहे हैं? सीरीज में या पैरेलल में? तो जब भी मैं पैरेलल बोलता हूँ तो हमेशा मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ, मेरे दिमाग में एक ही आइडिया आता है, वोल्टेज सेम। सोच लो मैंने सही बात बोली। ठीक है, फंडामेंटल बात पकड़ोगे तो फॉर्मूले अपने आप बन जाते हैं। क्या इस डायग्राम में गैल्वेनोमीटर और शंट पैरेलल में है? अगर पैरेलल में है तो पक्का इनका वोल्टेज सेम होगा, और कुछ हो चाहे ना हो। पैरेलल सुनते ही वोल्टेज सेम, सीरीज सुनते ही करंट सेम। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को अगर मैं देखूंगा तो इसका वोल्टेज कैसे निकालूंगा? आई इंटू आर। तो कितना करंट आ रही है गैल्वेनोमीटर में? आई जी। और रेजिस्टेंस कितना है? जी। जी का मतलब मैं रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, राइट। एंड व्हाट इज वोल्टेज ऑफ शंट रेजिस्टेंस? आई आर। जो भी आई हो इंटू आर। कितनी करंट जा रही है? आई माइनस आई जी। और रेजिस्टेंस कितना है? एस। तो क्या ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है? पैरेलल में वोल्टेज इक्वल कर दो, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि बैठ के फॉर्मूला रट्टा लगा रहे हो, रट्टा नहीं लगाना भाई, लॉजिक समझ जाएंगे, इस तरीके से चलता है क्वेश्चन। गैल्वेनोमीटर और शंट का वोल्टेज इक्वल करना है, आई इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, दैट्स इट। अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। ये बात समझ में आई? अब ये बताओ जी और एस कैसे हैं पैरेलल में? तो अगर मैं कहता हूं अमीटर का रेजिस्टेंस बताओ तो क्या लिखोगे? 1/G प्लस 1/S। इससे आ जाएगा सॉल्व करके जो आना होगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ आर इज जी एस अपॉन जी प्लस एस? ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली जिससे तुम्हें काफी हेल्प मिलेगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, सुनना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैंने एक एग्जांपल दिया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम। और शंट रेजिस्टेंस कितना है? 0.1 ओम। अब मैं चाहता हूँ तुम लोग आर ए निकाल के बताओ कितना आएगा। देखना कुछ कुछ स्ट्रेंज रिजल्ट आएगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा। मैंने एग्जांपल क्या लिया है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम। और शंट का रेजिस्टेंस कितना है? 0.1 ओम। शंट का रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? कम होना चाहिए, तो मैंने ऐसा एग्जांपल बनाया। अब इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है आर ए। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बात आएगी। कितना है? 100 इंटू 0.1 अपॉन 100.1 आया। अब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है।
100/1000 आ रहा है ना, डिवाइड करो एग्जैक्ट कितना आ रहा है बताओ। 0.099, ठीक है ना। क्या 0.099 को मैं 0.01 कह सकता हूँ? ऑलमोस्ट। कुछ नोटिस कर पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? 0.099 आया था या 0.99 आया था? चेक करो बेटा। 0.1 के बराबर आनी चाहिए। हाँ देखो, डिवाइड करके देखो, दोबारा चेक करो। अब मैंने कहा है 100 डिवाइडेड बाई 1000 में, तो कितना आता है? 100 डिवाइडेड बाई 1000 में 0.099 ही आ रहा है, ठीक है। तो क्या इसको मैं ऑलमोस्ट 0.10 कह सकता हूँ? ऑलमोस्ट। राउंड ऑफ करो, देखो समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक बात है। और 0.10 क्या शंट रेजिस्टेंस था? देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आएगा क्या वो ऑलमोस्ट शंट के इक्वल होगा? ऑलमोस्ट। अगर प्रिसाइसली बोलोगे तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शंट से ज्यादा आएगा या कम आएगा? कम आएगा। अगर प्रिसाइसली जानना चाहते हो कि भाई नहीं एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, तब तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शंट से कम आएगा। पर अगर अप्रोक्सीमेटली मैं बोलना चाहूँ रफली, जी कितना था 100, एस कितना था 0.1, तो क्या ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस ऑफ मीटर 0.1 के आसपास आएगा? करके देख लो। तो इस एग्जांपल से मैं तुम्हें ये आइडिया देना चाह रहा हूँ कि जब भी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगाओगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो शंट से भी कम होगा, बट अप्रोक्सीमेटली शंट मान सकते हैं अगर शंट की वैल्यू बहुत कम है तब। इससे हेल्प मिलती है कैलकुलेशन में। दिखाता हूँ कैसे। क्वेश्चन नंबर 28 दिख रहा है सबको? 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पहले सर वो रीड करो फिर डिस्कस करेंगे। पहले देखो क्या क्या रहा है क्वेश्चन। पहले तो वेरिएबल पहचानते हैं ना, कौन क्या दिया हुआ है। 15 ओम क्या लग रहा है? कैपिटल जी लग रहा है। 4 मिली एम्पियर क्या है? क्या इसको हम आईजी कहते हैं? सही है। 0 to 6 एम्पियर में 6 एम्पियर क्या है? क्या 6 एम्पियर करंट है? हमें बनाना क्या चीज है इस बार? तो बनाओ। कैसे बनाओगे? ठीक बात है। सीरीज में लगाया या पैरेलल में? जब भी न्यूमेरिकल है एग्जाम में डायग्राम बनाना। इन डायग्राम से काफी हेल्प मिलती है अंडरस्टैंडिंग में। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था आज? वोल्टेज इक्वल करना है। सही बात है। आई जी इंटू जी शुड बी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। अब कैलकुलेट करो और बताओ एस कितना आएगा। कोशिश करो कैलकुलेशन खुद से करो। जितना कैलकुलेशन खुद से करोगे उतना कॉन्सेप्ट इंप्रूव होता है।
कितना है? 1 into 10 raised to minus 2. ठीक है, और किसी का? 10 million or परफेक्ट है, और 10 million variation which नहीं हो रहा बेटा, सब हुआ नहीं हुआ? अन्य कोई दिक्कत है क्या? आदित्य क्या है आंसर? करो जल्दी सॉल्व करो, आसान है भाई, कुछ है थोड़ी इसके अंदर। IG कितना पुट करा तुम लोगों ने? 4/1000। जी कितना पुट करा? 50। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक लॉजिक है, अगर उसको पहचान लोगे तो बहुत आराम से क्वेश्चन बनेगा। आई कितना था? 6, और IG कितना था? 4/1000। अब समझने वाली बात ये है, 4/1000 का मतलब क्या है? 0.004, जो कि 6 से बहुत ज्यादा है या नेग्लिजिबल है? फिर मैंने क्या हिंट दिया? इसको 0 मान लो। अब करके देख, तुमने समझ में आया मैंने क्या बात बोली? मैंने बोला 4/1000। मैं फिर से करता हूँ, देखो क्या इस 4/1000 को मैं 0.004 कह सकता हूँ? एक ही बात है। अब 6 में अगर तुम 0.004 माइनस करोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है या ऑलमोस्ट 6 ही रहेगा? बस वही मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 6 ही मान लिया इसको। तो ऊपर क्या दिख रहा है? 15 4 जा 60 बाई 1000 को 10⁻³ रहने दिया। हाँ बेटा, तो निकाल लो, एग्जैक्ट निकाल लो भाई। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो एग्जैक्ट निकालो, देखो क्या आता है। पीछे भी 10 ही है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि मान लो तुम एग्जैक्ट निकालना चाहते हो, एग्जैक्ट निकालो तो कितना आता है, फिर देखेंगे कितना डिफरेंस आया। करके देखो, कैलकुलेटर से करके देखो कितना आता है। जैसे मेरा आया 10 × 10⁻³ यानी 10 मिली ओम कह सकता हूँ क्या? तो क्या ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट था? अगर ये स्टेप तुमने पहचान लिया, 4/1000 को ऑलमोस्ट 0 मान लो, कंपेयर टू 6, तो आसानी सॉल्व हो गया। अगर नहीं पहचाना तो कोई बात नहीं, एलसीएम लेके सॉल्व करो, तब भी आंसर तो आएगा ही, और वो ज्यादा सही आंसर होगा, प्रिसाइज होगा, ये अप्रोक्सीमेट है। अब मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन में तुम लोग एमीटर का रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कैलकुलेट करना है। एक होता है आइडिया होना और एक होता है प्रैक्टिस होना। तो एग्जाम में आइडिया काम आएगा या प्रैक्टिस? प्रैक्टिस काम आती है, प्रैक्टिस करो। आइडिया से तो हेल्प होती है, तो भाई इसको इस तरीके से ट्राई करना है, बट अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाओगे, फंस जाओगे। आइडिया फंडामेंटल बात है, प्रैक्टिस से तुमको एंड तक पहुंचाएगी। आ सकता है। अगर मुझे अप्रोक्सीमेट निकालना है तो मैं तो ऐसा लिखूंगा GS/G+S, जो ऑलमोस्ट किसके इक्वल आएगा? S के। अब तुम लोग एग्जैक्ट निकाल के देख लो और देखो 10 मिली ओम के आसपास आ रहा है, नहीं आ रहा आंसर? ये मैंने एग्जैक्ट निकाला है अप्रोक्सीमेट? अप्रोक्सीमेट। मैंने कहा था जो भी रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आएगा वो ऑलमोस्ट शंट के इक्वल होगा, ऑलमोस्ट, थोड़ा सा कम होगा। तो अगर एग्जैक्ट निकालना चाहते हो तो एग्जैक्ट कैलकुलेट करो। तब शंट से ज्यादा हो, कम शंट से कम होगा, और ये हमेशा नहीं होगा। और शंट तो वैसे ही वेरी लो रेजिस्टेंस। हाँ, जब वेरी लो रेजिस्टेंस होगा तभी ये बात चलेगी जो मैं बोल रहा हूँ।
यानी एमीटर का रेजिस्टेंस शंट से कम होना चाहिए। तो एक क्रॉस चेकिंग कह सकते हो कि कैलकुलेट करने के बाद जो तुम्हारा आया वो शंट के आसपास आ गया तो सही। अब शंट रेजिस्टेंस 10 मिली ओम और हम करें हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है 10 ओम, तो इसका अलग गड़बड़ है। तो ये चेक पॉइंट है कि भाई एग्जाम में तुम अपना आंसर चेक कर सकते हो कि इसके आसपास है। हाँ 10 मिली ओम से कम होना चाहिए, ऑलमोस्ट 10 भी कह सकते हो, 10 मिली ओम भी कह सकते हो। पर अब शंट है 10 मिली ओम और तुम्हारा आंसर आ रहा है 20 ओम या 20 मिली ओम, तो गड़बड़ है। ये तो 10 मिली ओम आएगा या इससे थोड़ा कम आएगा, ज्यादा तो आ ही नहीं सकता। ज्यादा आ रहा है मतलब गड़बड़ है कैलकुलेशन। आई होप सबको टॉपिक समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया दिमाग में तुम लोगों को ये होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर ज्यादा अच्छा है या एमीटर ज्यादा अच्छा है, किसको यूज करना ज्यादा बेटर है। एग्जाम में पूछेगा ये अब अंडरस्टैंडिंग की बात मैंने पूछी। गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को मेजर करता है या लार्ज करंट को, ठीक है ना। लार्ज करंट में तो खराब हो जाएगा वो। अगर एक सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगाया, उसको हटाने के बाद उसी सर्किट में मैंने एमीटर लगाया, तो कौन सी रीडिंग ज्यादा रिलायबल लग रही है तुम लोगों को, गैल्वेनोमीटर वाली या एमीटर वाली। एमीटर वाली ज्यादा रिलायबल है, रीजन गैल्वेनोमीटर का यूज करना प्रेफर्ड चॉइस है या मजबूरी है। देखो मैं बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सबको डायग्राम दिख रहा है, दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ इस पैरा को सब लोग ध्यान से रीड करो और समझो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पहले इस पैराग्राफ को रीड करो। गैल्वेनोमीटर कैन नॉट एज सच बी यूज एज एन एमीटर टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट इन अ गिवन सर्किट। इसका मतलब हम प्रेफर करेंगे, हम मतलब इस पॉइंट में क्या पढ़ना चाहते हैं समझ में आ रहा है। हम चाहते हैं गैल्वेनोमीटर को प्रेफर करें या एमीटर को। द गैल्वेनोमीटर कैन नॉट एज सच बी यूज्ड एज एन एमीटर। एमीटर को प्रेफर करना है। एमीटर को प्रेफर करने की बात कर रहा है। एमीटर की जगह गैल्वेनोमीटर लगाना गुड आइडिया नहीं है। मैंने बोला ना गैल्वेनोमीटर मजबूरी है, एमीटर नहीं है तब मैं गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा। अगर मेरे पास चॉइस है कि एक सर्किट में तुम गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो और एमीटर भी लगा सकते हो, देन आई विल ऑलवेज चूज एमीटर। एमीटर नहीं है तब गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। उसका रीजन देखते हैं। फर्स्ट रीजन क्या है, गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस। हाँ एमीटर की रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट होगी। और एमीटर लार्ज एम्पियर में भी काम करेगा क्या। अब एक सेकंड में करंट फ्लो हो रही है, मुझे क्या पता कितनी हो रही है, 5 मिली एम्पियर है या 5 एम्पियर है। अगर मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, करंट 5 मिली एम्पियर थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट अगर 5 एम्पियर हुई तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर फूक जाएगा, खराब हो जाएगा। इसका मतलब एमीटर के खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं या गैल्वेनोमीटर के। तो देखो पहला पॉइंट ये कह रहा है क्या, गैल्वेनोमीटर इज ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस, इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट ऑफ ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, मतलब बहुत कम करंट पे काम करता है, राइट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर मैं न्यूमेरिकल करवाना चाह रहा हूँ। इस पॉइंट पे सेकंड पॉइंट पे मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा। पहले कहना क्या चाह रहा है पढ़ू। Galvanometer has to be connected in series and it has large resistance। तो जब मैंने गैल्वेनोमीटर को लगा दिया सीरीज में, तो हमारे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस सेम था या बढ़ गया। सोचो, एक सेकंड में करंट फ्लो हो रही है, अब मैंने सीरीज में गैल्वेनोमीटर डाल दिया, तो रेजिस्टेंस सेम है या बढ़ गया। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगी। तो क्या गैल्वेनोमीटर लगाने से एक्चुअल करंट बदल गई। हो सकता है एक्चुअल करंट कितनी थी 10 मिली एम्पियर, गैल्वेनोमीटर लगाने की वजह से 2 मिली एम्पियर हो गई। तो गैल्वेनोमीटर तो 2 दिखाएगा, जो कि गुड रीडिंग है या बहुत ज्यादा एरर है। एक्चुअल वैल्यू है 10 मिली एम्पियर, गैल्वेनोमीटर लगाने की वजह से कितनी आ रही 2 मिली एम्पियर।
तो काफी एरर आ गया। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाना गुड चॉइस नहीं है। हमें हमेशा किसको प्रेफर करना चाहिए? एमीटर। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो अगर एग्जाम में आता है कि गैल्वेनोमीटर और एमीटर में, गैल्वेनोमीटर को क्यों प्रेफर नहीं करते, उसके दो रीजन है। पहला, गैल्वेनोमीटर सिर्फ लो करंट को मेजर करता है, हाई करंट पे खराब हो जाएगा। दूसरा, गैल्वेनोमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं जिससे एक्चुअल करंट सर्किट की चेंज हो जाती है। इसका मतलब परसेंटेज एरर बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि हम नहीं चाहते। अगर मैं गैल्वेनोमीटर की जगह एमीटर लगाऊंगा तो एरर बहुत कम होगी। गैल्वेनोमीटर से अगर 50% की एरर है तो एमीटर से 1% की होगी। और अगर मैंने आइडियल एमीटर लगा दिया तो 0% की एरर। आइडियल तो फिर बेस्ट हो गया ना। तो इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपने बुक में, पहले ये मार्क कर लो पॉइंट भाई, ये आता है एग्जाम में। मार्क कर लिया सबने? पेज 164 पे। अब देखो एग्जाम्पल मैं करवाना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल 4.13। पहले एक फिगर देख लूँ। क्या सबको फिगर दिख रहा है? एक रेजिस्टेंस है कितने ओम का? 3 ओम का। एक बैटरी कितने वोल्ट की? 3 वोल्ट की। एक हमने क्या लगा रखा है? एमीटर। ये डायग्राम। अब क्वेश्चन पढ़े, देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। In the circuit, current is to be measured. What is value of current if ammeter shown is a galvanometer with resistance 60 ohm? जो डायग्राम दिखा रहे हैं हम लोग, उस डायग्राम में रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना है? 60 ओम। बहुत कम है या काफी ज्यादा है? तो फर्स्ट केस में कितना मानना है हमें? 60 ओम। तो आई कैसे निकालूंगा? बैटरी कितने वोल्ट की है? 3 वोल्ट की। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। और जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना है? 60 ओम। तो क्या ये 3/63 आ गया? सही बात है। 1/21 ऑलमोस्ट कितना आएगा? 0.05। तो और थोड़ा कम ही आना चाहिए। सेकंड पार्ट मैंने अप्रोक्सीमेटली लिख दिया 0.05। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? इज अ गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब्ड इन फर्स्ट बट कन्वर्टेड टू एन एमीटर बाय शंट रेजिस्टेंस ऑफ 0.02। तो क्या तुमने कोई शंट रेजिस्टेंस लगा दिया है? डायग्राम मैं साइड में बना देता हूँ जिससे तुम लोगों को हेल्प हो जाए। फर्स्ट केस में हमने क्या लगाया था? गैल्वेनोमीटर कितने ओम का? तो टोटल रेजिस्टेंस 63 हो गया था, राइट। सेकंड केस में तुमने गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में और क्या लगा दिया है? शंट रेजिस्टेंस। तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 ओम तो रहेगा ही। और जो तुमने गैल्वेनोमीटर के साथ में शंट लगा दिए, कितना लगा दिया है? 0.02। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0.02 आ जाएगा क्या? मैंने बताया था शंट अगर बहुत स्मॉल है तो एमीटर का रेजिस्टेंस शंट हो जाता है। तो क्या ये 1 एम्पियर से थोड़ा सा कम आ जाएगा? 0.98 या 0.9 ऐसा कुछ। ये ठीक लगा? मैंने क्या करा? 3 को डिवाइड कर दिया 3.02। अब थर्ड केस में क्या बोल रहा है? आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर क्या होता है? जिसका रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। सही है। इस बार कितनी करंट आएगी? 1 एम्पियर। इसका मतलब इस सर्किट में एक्चुअली कितनी करंट थी? 1 एम्पियर। जब गैल्वेनोमीटर तुमने लगाया तो कितनी आई? 0.05। तो कितनी एरर है? 95% की एरर है। सोचो मैंने क्या बात बोली। जब हमने एमीटर लगाया तब कितने परसेंट की एरर आई? 0.02%, मतलब 2% की। और जब हमने आइडियल लगा दिया तो कितनी वैल्यू आ गई? 1 एम्पियर एग्जैक्ट। तो इसका मतलब इस एग्जांपल से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? बेस्ट केस कौन है? आइडियल एमीटर।
जो कि आइडियल है, इसका मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल कौन सा है? सेकंड केस, गैलोरीमीटर के साथ में एक वेरी लो रेजिस्टेंस लगा दे, तो ये गुड आइडिया है। इसका मतलब एरर बहुत कम होगा, 1-2% के आसपास एरर होगा। तो एक्सपेरिमेंट में 1-2% के एरर होना काफी बड़ी बात है या गुड है? गुड है। 1% 2% तो बहुत कम है, 95% के एरर तो बहुत ही खराब एक्सपेरिमेंट है। 1% 2% के अगर एक्सपेरिमेंट में एरर है तो इसका मतलब ये गुड एक्सपेरिमेंट तुमने करा है, राइट? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना। अब अगली क्लास में तुम लोगों की डाउट क्लास है चैप्टर 4 के, जिसके जो भी डाउट्स है पूछो, और चैप्टर 5 में टिक करवाऊंगा जो पढ़ के आना है तुम लोगों घर से, ठीक है? तो चैप्टर 4 की डाउट क्लास है, जिसके जो भी क्वेश्चन नहीं बने नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछो।